हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग अपने इस चैप्टर फिजिक्स के प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो चलिए गाइस, इससे पहले एक मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग अपनी क्लास का आगाज करेंगे। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत है हारी। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत है हारी। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में। इसीलिए इसीलिए सफ़र है अभी जारी, इसीलिए सफ़र है अभी जारी। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, तो इसके बारे में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा प्रस्तावना। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण जैसी घटनाएं, जैसे कि हम लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या कर देने के पश्चात प्रकाश के तरंग स्वरूप को एक पूर्ण सिद्धांत माना जाने लगा। लेकिन सन 1873 में डब्ल्यू स्मिथ ने ईस्वी में डब्ल्यू स्मिथ ने देखा कि जब किसी धातु, कौन देखा गाइस, तो 1873 ईस्वी में डब्ल्यू स्मिथ ने देखा जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु से गाइस क्या, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि सन 1873 में डब्ल्यू स्मिथ ने देखा जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो गाइस, सर्वप्रथम किसने देखा, 1873 में देखा। किसने देखा, तो डब्ल्यू स्मिथ ने देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब किसी धातु पर हम लोग, जब किसी, मान लेते हैं ये मेटल है, ये गाइस मेटल है, ये हमारा क्या है, मेटल है। तो इस पर उचित आवृत्ति का कोई जब इसमें प्रकाश डाला जाता है तो इस धातु से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, तो प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। विकिरण की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। विकिरण की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विकिरण तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर तथा कण प्रकृति मतलब पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। तो विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब ये है सीधे गाइस कि विकिरण तरंग प्रकृति के भी होगी और कण प्रकृति दोनों होती है। ठीक, तो ये था आपका विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्या था गाइस, तो विकिरण की द्वैत प्रकृति था। क्या था, तो विकिरण की द्वैत प्रकृति यानी विकिरण जो हमारा है वो तरंग प्रकृति की भी होगा और कण प्रकृति की भी होगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में अभी आप हेडिंग बनाएंगे गाइस, हेडिंग बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो समझेंगे प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जब आपसे गाइस पूछा जाएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, फोटो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो बिल्कुल आप बेहिचक बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। कि क्या बताएंगे कि जब प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। और इसको सर्वप्रथम किसने बताया था, तो 1873 में1873 में आप यहाँ पढ़े थे, डब्ल्यू स्मिथ ने बताया था। कौन बताया था गाइस, तो डब्ल्यू स्मिथ ने बताया था। अब हम लोग थोड़ा सा नोट के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट क्या हम लोग जानते हैं, नोट के बारे में। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यानी ये जो मेटल है हमारा गाइस, ये क्या है, मेटल है, ये हमारा एक मेटल है, इसमें उचित आवृत्ति एक प्रकाश डालेंगे तो इससे क्या होता है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूविंग करने लगेगा तो धारा उत्सर्जित होने लगेगी, तो उस धारा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। क्यों प्रकाश वैद्युत धारा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये धारा प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हो जा रही है गाइस। तो इस घटना के लिए लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चलिए आगे की बोर्ड में एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, चीज़ों को गाइस साथ में नोट करते हुए चलेंगे, चीज़ों को साथ में नोट करते हुए चलेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार थम्स अप करेंगे। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, एक बार जोरदार थम्स अप करेंगे। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ें गाइस समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल, हाँ सभी को, हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए गाइस, इसका जैसा कि चित्र बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ये क्या परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे, ये क्या धातु की प्लेट है, इसमें डाला जाता है तो इसमें एक ऋण सिरा एक धन सिरा। तो ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर जब डाला जाता है तो ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धन प्लेट की ओर मूविंग करने लगता है। जब धन प्लेट की मूविंग करने लगता है तो परिपथ में गाइस एक धारा बहने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, अगर हम बात करें गाइस, अगर धारा इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो धारा इधर गति करेगी। अब जब धारा इधर गति करेगी इसीलिए इस धारा को क्या कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ डायग्राम बना हुआ है, प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक, ये क्या है आपके, तो इस इलेक्ट्रॉन को ही जैसे कि अभी मैंने बात किया था, इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और ये एक हमने धारा मापी लगा दिया। और ये किसका सिंबल है गाइस, तो बैटरी का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, तो बैटरी का सिंबल है। चलिए इसको आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको साथ में बनाते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल इसको बना लीजिए, इसको बिल्कुल आप बनाएंगे इसे अपने नोटबुक में। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रक्षेपण, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। तो गाइस अगर हम बात करें, हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उन पर विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न तीव्रताओं के प्रकाश डाला। तो हर्ट्ज तथा लेनार्ड के अपना जो प्रयोग या प्रेक्षण जो किया था, उन्होंने क्या किया कि हर्ट्ज तथा लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने क्या प्रयोग किया, तो उन्होंने धातुओं की प्लेट ले ली और उन पर विभिन्न आवृत्तियों और विभिन्न तीव्रताओं के प्रकाश डाला। जैसे ये धातु का प्लेट है मेरा, तो गाइस ये क्या है, मेरा धातु का प्लेट है। तो इन्हें विभिन्न आवृत्तियों
विभिन्न आवृत्तियों और विभिन्न तीव्रताओं, आवृत्तियों को म्यू से डिनोट किया जाता है, तीव्रता को आई से। तो विभिन्न आवृत्तियों विभिन्न तीव्रताओं के जब प्रकाश डाला जाता है तो प्रत्येक दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता उन्होंने मापी। कि हम कितने, गाइज कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने क्या किया, कितनी ऊर्जा के यहाँ इलेक्ट्रॉन डाला, यानी कितनी ऊर्जा यहाँ इसको दिया, तो इस धातु से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने, एक नहीं कई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक। तो उन्होंने मापा कि ये जब प्रबल धारा जा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित हो रहे हैं, जब धारा कम जा रही है परिपथ में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये डायग्राम बना है, ठीक। तो इसमें कई तीव्रता और आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली, तो उन्होंने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूविंग कर रहे हैं गाइस, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूविंग कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे इसी इलेक्ट्रॉन को प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसके जो प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है, ठीक। तो उन्होंने धारा मापा, जब धारा का मान प्रबल था तो इलेक्ट्रॉन इधर अधिक मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रबल गति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी इधर ज़्यादा देनी पड़ रही, तभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, ठीक। चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, ये चीज़ें आप अपनी नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे। आगे आइए, यहाँ से था मापा, इसके लिए एक सरल उपकरण चित्र में दिखाया गया, जैसे कि मैंने बताया चित्र में दिखाया गया। इसमें एक निर्धारित नलिका के भीतर धातु की दो प्लेटें P1 व P2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं धातु की दो प्लेटें P1 व P2, नीचे गाइस वो नहीं है, हाँ, धातु की दो प्लेटें P1 और P2 देख पा रहे हैं, ये धातु की दो प्लेटें हैं P1 और P2। ये धातु की कितनी प्लेटें हैं गाइस, तो P1 और P2 धातु की दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं, तो यहाँ देख पा रहेंगे P1 और P2 धातु की ये आपकी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है। तो धातु की दो प्लेटें हैं और ये क्या है आपकी प्रकाश किरणें जब इस पर डाली जाती है तो यहाँ धातु की दो प्लेटें लगी हुई हैं, धातु की दो प्लेटें P1 व P2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाई गई हैं। प्लेटें P1 एक क्वार्ट्ज खिड़की W के सामने पड़ती हैं तथा इस पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं। इसे कैथोड प्लेट भी कहते हैं। गाइज अगर हम बात करें तो इस प्लेट को कौन सा प्लेट कहेंगे, तो इस प्लेट को हम लोग कैथोड प्लेट भी कहते हैं, इस प्लेट को हम लोग कैथोड प्लेट भी कहते हैं। और यहाँ एक क्वार्ट्ज नलिका है, ठीक। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग गाइस, कैथोड प्लेट भी कहते हैं। इन प्लेटों का संबंध सुग्राही अमीटर ए से तथा एक द्विक परिवर्तक C के द्वारा एक विभव विभाजक से किया गया है। इससे प्लेटों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है तथा विभवांतर की दिशा भी बदली जा सकती है। इस विभवांतर को वोल्टमीटर V के द्वारा नापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य द्विक परिवर्तक यानी दिशा जो परिवर्तित करे, C के द्वारा एक विभव विभाजक जो विभव को परिवर्तित कर सके। विभव विभाजक तात्पर्य विभव को परिवर्तित करने वाला किया गया। इससे प्लेट के बीच विभवांतर को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तित कर सकते हैं तथा विभवांतर की दिशा भी क्या, द्विक परिवर्तक यहाँ लगा है और विभव विभाजक का मतलब विभव को परिवर्तित करना, ठीक। विभवांतर की दिशा भी बदली जा सकती है। इस विभवांतर को वोल्टमीटर V के द्वारा नापा जा सकता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, वोल्टमीटर यहाँ ये लगा है और इसको V के द्वारा मापा। और ये क्या लगा है गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक विभव विभाजक लगा हुआ है
और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो विभव विभाजक को विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है और द्विक परिवर्तक के माध्यम से विभव की दिशा को भी बदला जा सकता है। तो आगे की ओर अगर हम बात करें, या नोट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप नोट में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, आपतित प्रकाश का मतलब ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है गाइस, ये आपतित प्रकाश किरणें हैं कि तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नोट्स में आप जरूर नोट करते हुए चलेंगे। चलिए गाइस आगे हम बात करते हैं अब निरोधी विभव P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? निरोधी विभव अथवा संतप्त विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव हेडिंग बना लेंगे आप कि P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? निरोधी विभव कहा जाएगा। प्रकाश वैद्युत विभव का मान शून्य होने प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य होने का तात्पर्य है गाइस कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो उस विभव को ही क्या कहा जाएगा? और ये P1 के P2 के सापेक्ष होगा, ठीक। तो इस विभव को क्या कहा जाएगा? निरोधी विभव कहा जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग अब। अगला नोट देखेंगे, प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी उत्सर्जन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की तो एक बार पुनः देखेंगे, प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे धातु की प्लेट थी, जैसे ये धातु की प्लेट थी गाइस, अगर हम जैसे ये धातु की प्लेट थी, ठीक है, तो ये धातु की प्लेट हमारी P1, अभी P2 की बात कर लिया था हमने। तो धातु की प्लेट से अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी म्यू का मान बढ़ा देते हैं, तो इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति भी, यानी उत्सर्जन होने की गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहीं ना कहीं गाइस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो आगे, प्रकाश आवृत्ति जितनी ऊंची होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी अथवा निरोधी विभव उतना ही ऊंचा होगा। गाइस जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र आपको देख रहे होंगे, तो ये प्रकाश की क्या है? ये प्रकाश की आवृत्ति है। आवृत्ति का मान बढ़ रहा है तो निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इससे साथ साथ धारा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये माइनस पॉइंट है और ये क्या है? प्लस पॉइंट। ये प्लेट को संबंधित करता है, माइनस और प्लस पॉइंट, ठीक। और ये आपकी धारा को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा गाइस? तो ये विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा, ये धारा को। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आवृत्ति को। जितना अधिक आवृत्ति उतना अधिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी और उतना ही अधिक निरोधी विभव V0 होगा, ठीक। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। आगे अगर हम बात करें प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की
नोट में लिखेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्या देखें आपने कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, यानी म्यू का मान अगर बढ़ा देंगे गाइस, हम अगर म्यू का मान बढ़ा देंगे जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी उस प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गाइज हेडिंग बनाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति। क्या, देहली आवृत्ति। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। कहने का तात्पर्य जैसे ये धातु की प्लेट है, अगर हम इसमें न्यूनतम आवृत्ति की यानी वह आवृत्ति जिससे प्रकाश यानी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, तो उस आवृत्ति को ही क्या कहा जाएगा, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहा जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही लिखा हुआ है, प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति अथवा संतप्त आवृत्ति कहलाती है। आगे अगर हम बात करें देहली तरंगदैर्घ्य, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देहली तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की बात, किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति म्यू नॉट के संगत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य अथवा संतप्त तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। लैम्डा नॉट, अब जैसे आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा गाइस, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा इस, अगर मैं बात करूं लेमडा बराबर तो सी अपान म्यू, सी अपान म्यू। तो यहाँ देहली आवृत्ति होगी तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ये लेमडा बना हुआ है, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगर हम अब हम जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। क्या मैंने बताया आपको, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से, जैसे ये मेटल है तो इससे अगर उतना कार्य करना पड़े जिससे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन इस धातु से उत्सर्जित होने लगे, तो वह कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा, कार्य फलन कहलाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। सामान्यतः इसे W से व्यक्त करते हैं और E के बराबर A म्यू माइनस बी, एक मानक समीकरण है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में। इधर आपकी कौन सा ग्राफ है, तो आवृत्ति है, और यहाँ दो आवृत्तियों का आपको एक सीधी रेखा दिख रही होगी। इसके बारे में हम विशेष चर्चा कर ही लेते हैं। ए ग्राफ की रेखा का ढलान, ई के क्या है गाइज गतिज ऊर्जा है, म्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति, बी क्या कैथोड प्लेट की धातु का कार्य फलन है। तो म्यू बराबर जो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू बराबर गाइज म्यू नॉट हो जाएगा। तो ई के बराबर 0 हो, तब आप देख पा रहे हैं बी बराबर ए म्यू नॉट होगा। अब अगर हम बात करें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए हैं। पहले नियम की अगर हम बात करें, आप देख पा रहे होंगे, पहले नियम की अगर हम बात करें गाइस, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। और पहला नियम आप देख पा रहे होंगे, इसका पहला नियम पहला नंबर डला हुआ है, जैसे कि ये आपका पहला नंबर है।
तो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने क्या बताया, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नियम की, इसकी उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर निर्भर नहीं करती है। क्या दूसरा नियम कह रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है गाइज। उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उस धातु से उत्सर्जित हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति पर बढ़ने पर निर्भर नहीं करती है। ये दो नियम। और तीसरे नियम की बात कर लें अगर हम, तीसरा नियम गाइस, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। अगर हम गाइस, आपतित का मतलब होता है आने वाली प्रकाश किरण, अगर उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं तो उत्सर्जन की जो इलेक्ट्रॉन होगी इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब गाइस कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी गति से उत्सर्जित होने लगेंगे। जब इनके बहुत तेजी गति से उत्सर्जित होंगे तो वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ने के साथ साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। चलिए चौथे नियम की बात कर लेते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी उस धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए मुझे एक न्यूनतम आवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर उससे वो कम है तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातु के लिए भिन्न भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो यह न्यूनतम आवृत्ति, यानी वो आवृत्ति का न्यूनतम मान वो धातु पर डिपेंड करेगा। किसी धातु पर कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो किसी धातु पर अधिक आवृत्ति चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो धातुओं पर डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति कि हाँ इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होगा इतनी आवृत्ति पर या नहीं। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है गाइस, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण आप हेडिंग बनाएंगे। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। तो मैंने क्या बताया, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। किसके आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होती है। तो उन्होंने क्या बताया आइंस्टीन ने, उन्होंने किस आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की? तो गाइस अगर आपसे पूछा जाएगा कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके आधार पर की, तो आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। प्लांक के आधार पर, तरंगदैर्घ्य के आधार पर, तो और कई ऑप्शन रहेंगे। तो आप क्या बताएंगे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने व्याख्या की। और बताया उन्होंने कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, उत्सर्जित पैकेटों के रूप में होता है, और ये छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंग के रूप में संचरित होते हैं। उन्होंने क्या बताया
कि जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया और सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। गाइस, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान के पास जो ऊर्जा होती है वो एच म्यू होती है। एच म्यू होती है, क्या होती है? तो एच म्यू होती है, एच म्यू होती है, जहाँ म्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। ये म्यू है गाइस, जहाँ म्यू प्रकाश की आवृत्ति है। और एच क्या है? प्लांक का सर्वात्रिक नियतांक है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। जो प्रकाश की तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। जब कोई फोटान धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, एक फोटान के पास कितनी ऊर्जा होती है गाइस? एच म्यू होती है। संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर पाता है, क्योंकि एक ही बंडल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा। कितना ऊर्जा देगा? एच म्यू देगा गाइस। कितना ऊर्जा देगा? एच म्यू देगा। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उसका स्वयं अस्तित्व क्या हो जाता है? उस फोटान का समाप्त हो जाता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन उस धातु से बाहर निकलेंगे, समाप्त हो जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन की धातु से बाहर निकलने में ही व्यय हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जो एच म्यू ऊर्जा पूरा उस फोटान से पाया है गाइस, तो कुछ ऊर्जा वो अपनी क्या लॉस कर देगा? बाहर निकलने में व्यय हो जाता था। शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती, क्योंकि ये मान लेते हैं ये धातु है तो इसमें आपतित प्रकाश की तीव्रता डालें और इसके पास एच म्यू एनर्जी है, एक फोटान बंडलों के रूप में डाला, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होता गाइस तो कुछ इतनी एनर्जी पा लिया फोटान से, तो इतनी एनर्जी जब एच म्यू पाया तो ये इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होने लगे तो कुछ एनर्जी तो उत्सर्जित होने में लॉस कर देगा और जो एनर्जी बचेगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी और इसी को ऊर्जा संरक्षण का हम नियम भी कह सकते हैं। चलिए, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में मिल जाती, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से उत्सर्जित होते हैं वो पृष्ठ तक आने से परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं। अतः धातु से विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो पृष्ठ पर होंगे धातु के बहुत आसानी से निकल जाएंगे और जो धातु के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन वो आसानी से नहीं निकल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को और लॉस करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा का टक्करों द्वारा कमी या ह्रास या लॉस नहीं होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। माना धातु की, अब इसका डेरिवेशन की बात कर लेते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की बात। माना धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek है। उसकी जब कोई इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित होगा तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek है गाइस। तथा धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए? W को धातु का क्या कहा जाएगा? कार्यफलन। क्यों कार्यफलन कहा जाए? क्योंकि गाइस ये जब उस धातु से हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराते हैं तो हमको इतना कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? धातु का कार्यफलन कहा जाता है। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो आप यहाँ फोटान की ऊर्जा होगी और ये W क्या है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा वो, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा तो गति ऊर्जा आप आके क्या हो जाएगा? भागने या दौड़ने लगेगा। तो वो कौन दिया पूरा एनर्जी? एक फोटान ही दिया। इसीलिए एच म्यू बराबर W प्लस ई के, या इसी को हम लोग ई के बराबर एच म्यू माइनस डब्ल्यू। गाइज यहाँ ई के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, एच म्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा है, और डब्ल्यू क्या है? कार्यफलन है। डब्ल्यू क्या है गाइज? कार्यफलन है। डब्ल्यू क्या है गाइज? तो डब्ल्यू बिल्कुल कार्यफलन है।
आगे की बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा धातु की कार्य फलन W से कम है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी। अतः यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश देहली आवृत्ति म्यू नॉट हो तो ऐसे प्रकाश की फोटॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? एच म्यू नॉट हो जाएगी, यानी जहाँ म्यू है वहाँ म्यू नॉट हम रख देंगे। इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में व्यय हो जाएगी, अर्थात यही कार्य फलन के बराबर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे W बराबर क्या होगा? एच म्यू नॉट, और म्यू नॉट आपकी क्या हो जाएगी? देहली आवृत्ति। क्या हो जाएगी? देहली आवृत्ति। क्या हो जाएगी? देहली आवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देहली आवृत्ति हो जाएगी। चलिए आगे की बात करें। W के मान उपयुक्त समीकरण में रखेंगे। जब आप यहाँ देख पा रहे होंगे W का मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर, तो यहाँ जहाँ W है वहाँ एच म्यू नॉट रखेंगे। क्या रखेंगे? एच म्यू नॉट रख देंगे। तो यहाँ ई के बराबर यहाँ गाइज एच कॉमन हो जाएगा। देख पा रहे हैं एच कॉमन हो जाएगा। तो एच कॉमन होने पर तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है, और म्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। चलिए आगे की बात करते हैं। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग भी मैक्स हो तब ई के बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर का मतलब वी मैक्स स्क्वायर। अतः उपयुक्त समीकरण में जब रख देंगे तो क्या आ जाएगा गाइस? तो देख पा रहे हैं यही आइंस्टीन का समीकरण आ जाएगा। यही आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। उम्मीद है ये आप अपने एग्ज़ाम में इसे डेराइव कर लेंगे गाइस, और ये आपको फुल नंबर दे के जाएगा। तो चलिए आइंस्टीन का समीकरण हमारा आ गया। 30 अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, नोट करेंगे सब लोग। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर हम लोग क्या लिखा है क्वेश्चन की? 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। तो बिल्कुल इसको आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बिल्कुल आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन? 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 30 किलोवोल्ट दिया है, तो 30 किलो शब्द यहाँ लगा है, किलो हटाएंगे तो 10⁻³ और वोल्ट है तो वोल्ट, या V बराबर 3 अब 3 गाइज ये जो जीरो है एक, तो ये जो जीरो है ये इसके ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 10⁻⁴ वोल्ट, यानी V बराबर 10⁻⁴ वोल्ट। एक्स किरण नलिका में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी ये क्या होगा? E बराबर EV। आपने यहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा था E बराबर EV, ठीक गाइस। तो E बराबर EV जब होगी गाइस, तो अगर हम बात करेंगे, और E बराबर क्या होगा? hν होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले तो ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा निकाल लेंगे। ये V क्या है? तो ये V आपकी वोल्टता है। V क्या है गाइस? वोल्ट। तो V का मान रख दिए जैसे कि अभी रखा गया है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो 16 × 48 ये दोनों गुणा हो जाएगा। 16 में 3 का गुणा करेंगे 48 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इन दोनों का आधार बराबर है घात में, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में घटेगा तो 10⁻⁻, यानी ई का मान आपने निकाल लिया। ई का मान एक बार सभी लोग थम्सअप करेंगे। ई का मान निकल गया सभी का, एक बार जोरदार धमाकेदार थम्सअप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ई का मान गाइज निकल गया। हाँ देखिए, जब ई का मान निकल गया तो यही एक्स किरणों की अधिकतम क्या हो जाएगी?
गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यही एक्स किरणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा तो अधिकतम क्या आवृत्ति प्राप्त होगी, अधिकतम आवृत्ति। तो ई मैक्स बराबर एच म्यू होता है, लेकिन अगर इधर ई मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, तो इधर म्यू भी मैक्सिमम होगा। एच तो कांस्टेंट होती वैल्यू, तो वी मैक्स हमें निकालना है। आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति की बात किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन लिखा है उच्चतम आवृत्ति, है ना। तो आप देख पा रहेंगे, तो ई मैक्स की वैल्यू ये निकाल ली हमने, और एच प्लांक नियतांक का मान ये होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है ना। रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, देखिए फिर क्या आने वाला है गाइज। ये माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। देखिए तो ये जो आएगा गाइस, दशमलव हटा लेते पहले, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर एक अंक दशमलव है तो 1 0 यहाँ 10 का गुणा, नीचे 2 अंक दशमलव है इसलिए 100 का गुणा हुआ नीचे, ऊपर, ठीक। अब 10⁻⁻15, 10⁻34 में -15 घटेगा या कटेगा, तो 10⁻−19 प्राप्त होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा, अब इसको मैंने 3 से काट दिया, तो 16 × 48, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, ठीक। अभी एक 10 बचा था तो ये मैंने उतार दिया 10, ये 10 बचा था तो उतार दिया गाइस, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे, अब इसको मैंने टोटल भाग कर दिया 160 में। अगर मैं 160, ये 16 धाम में 160 होगा, और फिर मैंने उसको 221 से भाग किया तो 0.0723 आएगा, और बटे 10⁻−19। तो गाइज ये माइनस ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस में लिख दिया गया। और 0.1 अंक इधर आएगा पीछे, यानी राइट साइड, तो घातें माइनस में चढ़ेगी। 19 में से 1 गया 18, यानी उसकी मैक्सिमम आवृत्ति कितनी आई, 18 हर्ट्ज आई। मैक्सिमम आवृत्ति की बात करें तो कितनी आई गाइज, 18 हर्ट्ज। अब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो, क्योंकि अगर ध्यान समझिएगा, आपने पढ़ा है लेमडा बराबर c/μ, कहीं ना गाइज अगर म्यू का मान बढ़ जाएगा तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये कैसा संबंध रखते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती, यानी लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/μ। तो मैंने कहा क्या, म्यू का मान यानी आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा तो तरंग दैर्घ्य का मान घट जाएगी, इसीलिए मैक्सिमम आवृत्ति की वैल्यू मैंने रखा है। इसलिए कौन सी वैल्यू रखा गया, तो मैक्सिमम आवृत्ति की वैल्यू रखा गया। तो लेमडा का मान जो आएगा 3 × 10⁸। सी का तो प्रकाश की, ये सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे ये लिखा हुआ है, वैल्यू रख के, और बी मैक्स यानी म्यू आवृत्ति की अधिकतम मान आपको दिया हुआ है 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा तो 10⁻10 बचेगा। कितना बचेगा, तो 10⁻10 बचेगा। यहाँ से लेमडा का जो मान निकलेगा, लेमडा मिनिमम जो आएगा, तो यहाँ दशमलव कंपेयर करेंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा। बिल्कुल इसको जब भाग कर लेंगे गाइस तो कहीं ना कहीं 0.414 आने वाला है। क्या आने वाला है, तो 0.414 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा 10⁻- हो जाएगा, इतना मीटर इसका वेवलेंथ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह या फ्लक्स कितना दिया है, 1.388 × 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। लगभग कितने फोटॉन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। यह मान लें कि सूर्य के प्रकाश में फोटॉन का औसत तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 550 नैनोमीटर। यहाँ नैनो शब्द हटाएंगे तो बिल्कुल यहाँ देख लें, लेमडा जो दिया है 550 नैनोमीटर, या नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर होगा। और इसका प्रकाश ऊर्जा फ्लक्स कितना दिया है, तो ये दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा फ्लक्स ये लिखा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा फ्लक्स 1.338, ये प्रकाश ऊर्जा फ्लक्स लिखा हुआ है।
ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा फ्लक्स जो दिया है उसको हमने नोट कर लिया, ये इतना दिया है। चलिए अब अगर हम बात करें फोटान की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है। ई गाइस ई बराबर अगर हम बात करें, ई बराबर बात करें तो ई बराबर आपने पढ़ा है एच म्यू होता है, और म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो सी अपॉन ई बराबर क्या होता है गाइस, एच म्यू होता है, और म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो यही ये फार्मूला पुट किया गया, कहाँ से है तो आपको पता होगा। अब यहाँ क्या दिया, हमें पता है कि प्लांक नियतांक का मान इतना होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। निर्वात की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बिल्कुल आप एनर्जी निकाल सकते हैं वैल्यू को रखते हुए, कैलकुलेशन को करते हुए। यहाँ मैंने एच की वैल्यू रख दी, इधर सी की वैल्यू रख दी, और इधर लेमडा की वैल्यू रख दी, और काट पीट करने पर गाइस कैलकुलेशन आपका कुछ इतना आएगा। ये आप काट पीट सेल्फ करेंगे और आपका ऊर्जा जो आने वाला है ये इतना आ गया। अब आपकी ये एक फोटान की ऊर्जा है, ये किसका है, तो एक फोटान की ऊर्जा, बिल्कुल इसको करेंगे आप, मैंने स्किप कर दिया। तो ये आप वैल्यू सेल्फ लाएंगे, उम्मीद है नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। तो रख हौसला, वो मंजर भी आ गया, पास प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर। तो थक कर नहीं बैठना है, कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है गाइस। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो आप स्वयं करेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए। तो यदि पृथ्वी प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर पर आपतित फोटान की जो संख्या होगी, ऊर्जा फ्लक्स टोटल दिया हुआ है, उसमें से एक फोटान की ऊर्जा को जब डिवाइड कर देंगे तो फोटानों की टोटल संख्या निकल आने वाली है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, डिवाइड करेंगे, ये भी आप कैलकुलेशन सेल्फ करेंगे गाइस, ये कैलकुलेशन सेल्फ करेंगे, इतना आंसर आपका आना तय। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मतलब गाइस यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग सभी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल ऊर्जा होगा। क्या यह धातु इतना नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की आपतित विकिरण के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देगा। यानी कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का, किसी धातु के लिए कार्यफलन इतना है, यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं, ये इसका कहने का तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस फोटान की ऊर्जा निकालने का प्रयास करेंगे गाइस। तो आपतित फोटान की ऊर्जा का मतलब ये जो आपतित प्रकाश है, तो इस आपतित प्रकाश की कितना एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी इससे कम आ गई तो नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल वो उत्सर्जन करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपतित प्रकाश फोटान की ऊर्जा ई बराबर, मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है, एच म्यू होता है। तो म्यू बराबर यहाँ रख दिया गया है, ये रखा गया। म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। म्यू बराबर क्या होता है गाइस, सी अपॉन लेमडा। यहाँ आपको लेमडा दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 330 × 10⁻⁻⁹, जैसे कि न्यूमेरिकल में यहाँ लिखा हुआ है 330 नैनोमीटर। 330 नैनोमीटर दिया है, इसको नैनो शब्द हटाएंगे 10⁻⁹ मीटर आएगा। चलिए, तो वैल्यू आपको पता है, एच का मान बताएंगे, प्लांक नियतांक का मान ये वैल्यू पता है आपको, सी का मान पता है, और लेमडा का मान दिया ही है। तो जब कैलकुलेट करेंगे, उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे गाइस, ये कैलकुलेशन खुद करेंगे, और ई की वैल्यू जो लाएंगे, ई की आपतित प्रकाश की जो फोटान की ऊर्जा लाएंगे वो आप इतना लाएंगे। उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार सभी लोग थम्सअप करेंगे, हाँ सर हमने कैलकुलेशन करेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार थम्सअप कर दीजिए। अब देखिए, अब हमें इसको जो उसका एनर्जी दिया है गाइस, ये हमने तो ई निकाल लिया 1 फुट आपतित प्रकाश, लेकिन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो कहीं या तो हम इसको कन्वर्ट कर लें जूल में, या तो जो हमारी एनर्जी आपतित प्रकाश की जो आई है इतना,
इतना जो आई है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमने इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, तो हमें फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या करेंगे इसमें गाइज, क्या करने वाले हैं, तो भाग करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने कर दिया, 19 कट जाएगा। अब इसको जब भाग करें, पहले देखिए 2 अंक बाद दशमलव, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, तो जो जीरो दिया नीचे, और नीचे 1 अंक बाद दशमलव, तो ऊपर 1 जीरो दिया, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसका जब गुणा करेंगे तो 16 धाम में 160 आने वाला है। 16 धाम में कितना गाइज, 160 काट पीट कर देंगे तो इतना आने वाला है, इतना आने वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है, इस पृष्ठ से इतना मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति का मतलब गाइस म्यू नॉट की बात कर रहा है। देहली आवृत्ति का मतलब म्यू नॉट की बात कर रहा है, क्या होगी। तो चलिए, इतना हर्ट्ज तो आवृत्ति दिया हुआ है, उसको नोट कर लिए। धातु के पृष्ठ पर आपतित है, इस पृष्ठ से इतना मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी उसका दिया है, ठीक है। क्योंकि जब धातु से इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकार टकराएगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहा है वो दिया हुआ है आपको। और देहली आवृत्ति हमें क्या करनी, फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम ही रहता है। तो ये डाटा जो दिया है वो हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब आइंस्टीन देहली आवृत्ति निकालने के लिए आइंस्टीन का समीकरण हमें लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया आइंस्टीन का समीकरण। तो बिल्कुल आइंस्टीन का समीकरण के आधार पर हमें म्यू नॉट निकालना है। तो एच गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगी, तो ये भाग एच का किया है। और ध्यान से समझिएगा गाइस, ये थोड़ा सा एक काम करिए, काम गाइस ये करना, ये तो भाग में चला गया, ठीक है। अब म्यू नॉट को मैं इधर लाया, और इस पूरी वैल्यू किसके बटे एच भी है, इसके बटे एच भी है, ये पूरी वैल्यू उठा के मैं इधर लेते आया, तो ये पूरा इधर जाएगा तो माइनस हो गया। तो एक स्टेप मैंने काट के लिखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला इसी से निकला है, ये जो फार्मूला है गाइस इसी से निकला हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको दिमागी से सोचना है, क्योंकि मैंने एक स्टेप काट के इसमें बता दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए, म्यू नॉट निकालना है, तो इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी है, सारी वैल्यू दी है, तो रख के आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन करके आप बिल्कुल आंसर लाएंगे, और वो आंसर आपका इतना आने वाला है। बिल्कुल उम्मीद है ये करेंगे। अभी ये कैलकुलेशन आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल पहले अपने से प्रयास करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है गाइस, होमवर्क है। ये क्या है, तो होमवर्क है। चलिए, अब कुछ बात करते हैं हम। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम विराम देंगे। तो एक मोटिवेशन कोड के साथ अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। तो बस इसी मोटिवेशन कोड के साथ आप सदैव ऊर्जावान रहेंगे गाइस, और जो आपको पढ़ाई के प्रति हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पर विराम देंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि इस तरह की क्लास इस पीडीएफ के माध्यम से हम कुछ चैप्टर बाई चैप्टर ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे, तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।